सिक्योरिटी फील करती हैं, अगर वो अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करने की कोशिश में ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं। न्यो रियलिस्ट की जो का जो काम है, उसमें हमें एक एम्बिग्यूटी भी नज़र आती है कि accumulation of power is an end itself, or it's a means, or one may not dissent from the argument that the ultimate concern of the states is for their security. अब यहाँ से एक और डिबेट स्टार्ट होती है विद इन न्यू रियलिस्ट ओवर द क्वेश्चन दैट वेदर स्टेट्स आर प्रिंसिपली सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स और पावर मैक्सिमाइजर्स। जो डिफेंसिव न्यू रियलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे केनेथ वॉल्ट्स का नाम उसमें आता है, वो आर्ग्यू ये करते हैं केनेथ वॉल्ट्स आर्ग्यू करता है कि द प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स इज देयर सिक्योरिटी एंड फॉर दैट दे सीक requisite amount of power to ensure their survival. और इस व्यू पॉइंट के मुताबिक स्टेट्स जो हैं वो डिफेंसिव एक्टर्स हैं एंड दे डू नॉट रिक्वायर मोर पावर इफ दैट मीन्स jeopardizing their own security, यानी वो ज़्यादा ताकत हासिल नहीं करते अगर वो ताकत उनकी अपनी सिक्योरिटी को jeopardize करती हो। दूसरी तरफ जो ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट हैं लेड बाय जॉन मीयरशिमर, उनके नज़दीक या उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टेट्स इज टू अचीव अ हेजमोनिक पोजीशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट states always desire more and more power and are willing, if the opportunity arises, to alter the existing distribution of power, even if such an action may jeopardize their own security. Moreover, the aspiring hegemon is always willing to take risks with the objective of improving its position in the international system. ये एस्पेक्ट जो है ख़ास तौर पे जो जॉन मीयरशिमर का एस्पेक्ट है ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट का, हम अप्लाई कर सकते हैं इस रीजन में, ख़ास तौर पे इंडियन मिलिट्री बिल्डअप के हवाले से और उसके जो हेजमोनिक डिज़ाइंस हैं इस रीजन में। इस रीजन में दो कंट्रीज़ इंडिया एंड पाकिस्तान विद देयर मिलिट्री एंड न्यूक्लियर माइट एग्जिस्ट करते हैं, और द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन इज बेस्ड डिफाइंड बाय द सीवियर एनिमिटी बिटवीन दीज टू कंट्रीज. Both have fought at least 3 wars and a number of limited wars, as well as many skirmishes against each other on their borders. इस वक्त जो मेजर इश्यूज इनके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं उनमें कश्मीर है, न्यूक्लियर इशू है, टेररिज्म का इशू है, पानी का इशू है, जो इनके रिलेशंस को डिफाइन करते हैं. इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऐसा लगता है कि कोल्ड वॉर बायपोलर सिस्टम अभी इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, जहां दोनों इंडिया और पाकिस्तान डेटरेंस कैपेबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं, और ये डेटरेंस कैपेबिलिटी जो है वो एम्बिगुअस है. मिसाल के तौर पर दोनों रियासतों ने मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए और उसके अगले ही साल दोनों ने कारगिल वॉर लड़ी. और उसके अलावा सन 2002 का स्टैंड ऑफ हो, ख़ास तौर पे इंडियन पार्लियामेंट के अटैक के बाद 2001 के, या मुंबई इंसिडेंट हो, और अभी रिसेंट जो क्लैशेस LOC पर हैं वो दे आर द केसेस इन पॉइंट. इसके अलावा इस वक्त हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि द चेंजिंग ट्रेंड्स टुवर्ड्स अ मोर unipolar distribution of power is in India's favor. It may be maintained that India is using
its role as the major power of South Asia to become a regional hegemon. This pursuit of hegemony causes conflict between India and Pakistan, and also in generally, India's relations have been deteriorated with the other South Asian countries. Furthermore, India's capability to project itself as a rising military and economic power with substantial support from the world powers has also caused to limit the power potential of Pakistan. However, despite this, Pakistan is the most constant hurdle to the Indian hegemony in the region. और ये वो वजह है कि इंडिया कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए. अगर हम इम्प्लीकेशंस पर नज़र रखें कि इंडियन हेजमोनिक डिज़ाइंस के साउथ एशिया और दुनिया और उन कंट्रीज़ पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, तो हमें लगता है कि इसके बड़े सीवियर इम्प्लीकेशंस हैं. अगर हम इस एस्पेक्ट को कंपेयर करें कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और सोवियत यूनियन के रिलेशंस के हवाले से, कि उस वक्त बायपोलर वर्ल्ड थी, न्यूक्लियर एज थी, और अलायंस सिस्टम्स जो थे led by one alliance system was led by United States और second one was the Soviet Union. वो बड़े रिजिड अलायंस सिस्टम्स थे. दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ताल्लुकात के हवाले से कुछ नए मैकेनिज्म्स क्रिएट किए हुए थे, और जो फियर था न्यूक्लियर वॉर का, उसने एक नया बैलेंस ऑफ पावर एस्पेक्ट क्रिएट किया था जिसको हम मैनेज्ड बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं. एंड दैट मैनेज्ड बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. और दोनों रियासतों के दरमियान या दोनों सुपर पावर्स के दरमियान न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के खतरात एक लिहाज से कम हो गए थे, बिकॉज बोथ हैड रिकग्नाइज्ड ईच अदर्स स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, within which each superpower operated with caution by avoiding the direct conflict with each other. All these factors have been missing in case of India-Pakistan relations. For instance, in case of US and Soviet Union, ना तो दोनों के दरमियान कोई contiguous borders थे, ना territorial dispute था, ना कोई historical animosity थी, और ना ही दोनों रिलीजियस डिवीजन की बुनियाद पर क्रिएट हुए थे. वाइल इन केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये सारे एस्पेक्ट्स मौजूद हैं. दूसरे, बोथ यूएस एंड सोवियत यूनियन had never directly confronted with each other. They purposefully avoided it. Again, this aspect is also missing in case of India-Pakistan relations. It is also a fact that over the past few years, India has emerged world's largest buyer of weapon system. As the arms build-up gathers momentum, और बहुत सारे जो वेपन्स हैं, वेपन सिस्टम जो इंडिया ने ख़रीदे हैं, और जिसमें वो दिलचस्पी भी जाहिर कर रहा है ख़रीदने में, ये शो करता है कि इंडिया हैज़ लिटिल सेंस for its own existence even, because there exists no serious conventional threat from any of its neighbors. नतीजे के तौर पर पाकिस्तान की रिलायंस नॉन कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ पर काफ़ी बढ़ जाती है, और पाकिस्तान उसको एक चीपर ऑल्टरनेट समझता है. इसके अलावा अगर हम मौजूदा स्टेट ऑफ रिलेशंस देखें बिटवीन टू आर्म्ड न्यूक्लियर नेबर्स, dangers of nuclear disaster have also increased. Alarmingly, India's Cold Start doctrine and Pakistan's response to counter it through the tactical nuclear weapons has further aggravated the situation. And it is more likely that
India would counter it by using massive first strike option against Pakistan. This is again a very alarming situation. Uh, एक बहुत पेसिमिस्टिक व्यू है कि जो न्यूक्लियर कंपटीशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो बहुत ही मुश्किल है कि वो स्टेबलाइज हो, जिस तरह से अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान था। और ये चीज़ मज़ीद मुश्किल हो जाती है जब दो के साथ एक तीसरा कॉम्पिटिटर भी हो, दैट इज़ चाइना। तो ये जो ट्रायंगुलर कंपटीशन है among Pakistan, India and China, that has further complicated the situation. इसके अलावा एक और जो ज़्यादा सेटबैक है, जो एक implications में हम ले सकते हैं, वो एक आर्म्स रेस है जो कि साउथ एशिया में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जारी है। और डिसअपॉइंटिंग फैक्टर उसमें ये है कि द यूनाइटेड स्टेट्स has been facilitating this arms race in South Asia, despite the fact that its own foreign policy objectives call for nuclear non-proliferation, as well as greater harmony and peace in South Asia. जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है और उसके नतीजे में इंडिया को जो एक्सेस मिला है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के हवाले से, that has further sabotaged the goal of nuclear non-proliferation. अब इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और खास पाकिस्तान पे भी नहीं है इस तरह से टू साइन CTBT एंड NPT। अब ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है इस हवाले से कि एक तरफ दोनों साउथ एशियन ममालिक जो हैं वो ह्यूमन जो इंडेक्स रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की, एक 135वें नंबर पर है, एक 146वें नंबर पर है, बट दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दैट काइंड ऑफ एन आर्म्स रेस व्हिच इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क on their survival. So I stop here.